हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के अंतर्गत आज हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार, स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, ध्रुवीय पदार्थ, अध्रुवीय पदार्थ, परावैद्युत, वैद्युत ध्रुवण, परावैद्युत सामर्थ्य, भंजक विभवांतर तथा दो चालकों को एक दूसरे के साथ जोड़ने पर ऊर्जा का होने वाला ह्रास के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जानते हैं कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार या गुण या इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आवेशित अथवा उदासीन चालक के भीतर सर्वत्र स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यह आवेशित हो या उदासीन चालक हो, उसके भीतर जो है स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है और सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। जैसे यह एक उदासीन चालक है, तो जब यह उदासीन चालक है तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी और इसके बाहर भी क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। लेकिन ये आवेशित चालक है तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, लेकिन इसकी सतह पर विभव एक समान होगा और जब विभव एक समान होगा तो हम उसे समविभव पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो यह इसका पहला गुण है। दूसरा, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, यह वैद्युत बल रेखाएं सतह के लंबवत होती हैं। जैसे ये दिखाया गया, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो यह इस सतह के लंबवत होती हैं, या यहाँ पर देखिए इस सतह के लंबवत है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर यह वृत्त है, सपोज कर लीजिए कि स्फेरिकल शेप का है, सर्कुलर शेप का है, तो उसके केंद्र से जो बाहर की तरफ लाइन जा रही होगी उसी दिशा में होगी, क्योंकि केंद्र से खींची गई लाइन परिधि पर वह जो टेंजेंट होता है, स्पर्श रेखा होता है, उसके लंबवत होता है। तीसरा, चालक को बाहर से दिए गए आवेश चालक के सतह पर ही रहता है। अगर किसी चालक को बाहर से हम कोई आवेश घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो वह चालक के ऊपरी सतह पर ही रहता है, चालक के भीतर कोई नेट आवेश नहीं होता, क्योंकि जब भी चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो वह पूरा का पूरा आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आवेश पृष्ठ घनत्व अलग अलग होता है। आवेश पृष्ठ घनत्व, तो आवेश पृष्ठ घनत्व के लिए फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपान ए। तो जहां पर एरिया कम होगी वहां पर पृष्ठ घनत्व अधिक होगा और जहां एरिया अधिक होगी वहां पर पृष्ठ घनत्व, अगर ये अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, कम होगा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जितने भी नुकीली चीजें हैं, मतलब कि शार्प होगा, तो वहां पर जो है पृष्ठ आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वह उतना ही अधिक होगा। चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव का मान नियत रहता है। चालक के समस्त आयतन में, संपूर्ण आयतन में स्थिर वैद्युत विभव का मान नियत रहता है और चालक के पृष्ठ पर भी विभव नियत रहता है। अतः चालक की पृष्ठ कैसी पृष्ठ होगी, समविभव पृष्ठ होगी। तो जब विभव का मान समान होगा उसके सभी बिंदुओं पर, तो वह पृष्ठ कैसा कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यह होता क्या है, किसी विशेष क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से बचाने की विधि को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र को यानी पर्टिकुलर स्पेस को या रीजन को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से बचाने की विधि को वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये धनात्मक आवेश है और यहाँ पर ये ऋणात्मक आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है और
यह बीच में एक चालक है, तो जब यह चालक है तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा और जो नेट आवेश है वह भी शून्य होगा और यह रिक्त स्थान है। तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर जो है इस बाहर के वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कहा जाता है कि अगर कहीं आप रास्ते में जा रहे हो और बिजली की कड़कड़ाहट हो रही है, यानी बिजली कड़क रही है, तो ये कहा जाता है कि आप जिस भी माने गाड़ी में जा रहे हैं, जैसे कार है, बस है, तो उसके शीशे यानी चारों तरफ से उसको बंद कर लेना चाहिए। इसलिए बंद कर लेना चाहिए कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव होगा उस प्रभाव से बचेंगे। तो यही जो है स्थिर वैद्युत परिरक्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। ध्रुवीय पदार्थ, पोलर पदार्थ यानी पोलर सब्सटेंस, और अध्रुवीय पदार्थ नॉन पोलर सब्सटेंस। तो ये पोलर और नॉन पोलर होते क्या हैं? जब किसी पदार्थ में धन आवेश तथा ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र एक ही स्थान पर नहीं होते हैं तो पदार्थ ध्रुवीय पदार्थ कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी पदार्थ में धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र एक ही स्थान पर नहीं होते हैं तो पदार्थ ध्रुवीय पदार्थ कहलाता है। जैसे HCl, H2O, NH3, CO2, अल्कोहल, ये सब जो है ध्रुवीय पदार्थ है। और अध्रुवीय पदार्थ, जब किसी पदार्थ में धन आवेश तथा ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संकेंद्रित होते हैं, मतलब एक ही जगह होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, तो पदार्थ अध्रुवीय पदार्थ कहलाता है। जैसे N2, O2, H2, CO2, CH4, C6H6 आदि, ये जो है अध्रुवीय पदार्थ है। तो अब यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र की जो बात आप कर रहे हैं, तो इस द्रव्यमान केंद्र में अभी आप फिगर से समझेंगे कि यह HCl जैसे है। तो HCl की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया H और ये हो गया Cl, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी। अब ये H+ है और यह Cl- है। तो अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र है, इसका द्रव्यमान केंद्र जो है, अब जैसे मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, इसका द्रव्यमान केंद्र मान लीजिए यहाँ है, तो दोनों का द्रव्यमान केंद्र कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो जब कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह ध्रुवीय पदार्थ होगा। लेकिन अगर यह कोइंसाइड करता है तब कैसा होगा? तब यह ध्रुवीय पदार्थ नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा? अध्रुवीय पदार्थ होगा। परावैद्युत, डाई इलेक्ट्रिक, ये क्या होता है? वे अचालक पदार्थ जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर बराबर व विपरीत आवेश विपरीत सिरों पर उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। वे अचालक पदार्थ मतलब कि यह इंसुलेटर होते हैं जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, इसको जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके दोनों विपरीत सिरों पर, उनके दोनों विपरीत सिरों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि यह जो है एक सपोज कर लीजिए अचालक पदार्थ है, और इसे जब हम इस वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो यह धन सिरा है, तो इसके ऋण, इस सिरे पर ऋण उत्पन्न हो जाते हैं और इस सिरे पर जो है धन उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये विपरीत सिरों पर जो है धन और ऋण सिरे उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से हम इसे कहते हैं परावैद्युत या डाई इलेक्ट्रिक। जैसे वायु, हाइड्रोजन गैस, सीसा, माइका, पैराफिन वैक्स, ट्रांसफार्मर का तेल, ये सब जो है परावैद्युत या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। तो ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है कैपेसिटर में बहुत ही काम आते हैं, जिससे कि उनकी कैपेसिटी या उसकी धारिता को जो है बढ़ाया जाता है। वैद्युत ध्रुवण, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब यह इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है?
देखिए यह आप ये देख रहे होंगे कि यह बीच में जो है एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है और यह बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो यह ए और ये बी, ये दो देख रहे हैं प्लेट, इस पहले पर सिग्मा प्लस और इस पर सिग्मा माइनस है। ये यहां पर आवेश जो है ये दिया गया है। अब इसके अंदर प्रत्येक आइटम के जैसे एक ये छोटा आइटम है, अब इसका जो है धन सिरा जो है यह एक तरफ और ऋण सिरा एक तरफ। तो जब यह प्लेट धनात्मक है, तो इसका ऋण सिरा जो है एक इस किनारे खींच जाता है और धन सिरा जो है दूसरी तरफ किनारे खींच जाता है। तो अब इस तरह से इसका जो है द्रव्यमान केंद्र एक जगह नहीं रहता है, इसका द्रव्यमान केंद्र बदल जाता है। तो इसी तरह से इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं सब पर वही प्रक्रिया लागू होती है। तो अब देखिए होता क्या है कि इसके बीच में आप देख रहे हैं जैसे ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। तो इसके कारण इसमें आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब यह आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसकी दिशा किधर से किधर होगी। अब इस परावैद्युत के अंदर ये सिरा धनात्मक हो गया और ये सिरा ऋणात्मक हो गया। तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी यह धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ होती है और ये बीच वाले जो पोर्शन का आप देख रहे हैं आवेश का, यह एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। तो जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वो यह ए से बी की तरफ है जिसको कि ई नॉट से दिखाया गया है, और परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है पोलराइजेशन के थ्रू वह बी से ए की तरफ है, अर्थात दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो अगर आवेश घनत्व जो है, आवेश पृष्ठ घनत्व अगर ये सिग्मा है तो ई नॉट की वैल्यू हो गई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और ई पी जो इसके अंदर यह सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट बाह्य क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी इसकी दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। अब परावैद्युत के भीतर कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, जब दोनों विपरीत दिशा में हैं तो दोनों का अंतर होगा। तो अंतर हो गया ई नॉट माइनस ई पी। ई नॉट का मान है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और ई पी का मान है सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट। नीचे से एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो ये मिल गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट। अब जब परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक अणु वैद्युत ध्रुवित हो जाता है। वैद्युत ध्रुवित का मतलब आप ये समझ रहे हैं ना, जैसे इसका ऋण सिरा एक तरफ हो गया, धन सिरा एक तरफ हो गया, तो इसके अंदर भी यह बराबर और विपरीत आवेश हो गया। जब बराबर और विपरीत आवेश हो गया तो बराबर और विपरीत आवेश जब एक दूसरे के बहुत ही निकट होते हैं तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि यह डाइपोल की तरह से काम करने लगता है। इस प्रकार दोनों विपरीत सिरों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस पर जो है विपरीत सिरों पर जो है आवेश उत्पन्न हो जाता है और यह आवेश इस प्रकार दोनों विपरीत सिरों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है तो अब नेट वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, घट जाता है। क्यों घट गया, इसलिए कि दोनों जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, इस वजह से नेट वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। तो E बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इसे Q के टर्म में रखें तो सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, तो ये वैल्यू हो जाएगी Q माइनस क्यू पी अपान एप्सिलॉन नॉट A, समीकरण नंबर 1। किंतु परावैद्युत के अंदर E बराबर Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि उसका परावैद्युतांक जो है वो K है, तो इस तरह से E की वैल्यू Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A, ये सेकेंड हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से
ई का मान दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर होगा तो Q अपान K एप्सिलॉन नॉट ए बराबर Q माइनस QP अपान एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ से नीचे से एप्सिलॉन नॉट ए दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो Q बाई कैपिटल K इक्वल्स टू Q माइनस QP या QP इक्वल्स टू Q माइनस Q बाई K। Q को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई K हो जाएगा। तो परावैद्युत के पृष्ठों पर जो प्रेरित आवेश की मात्रा है एक सिरे पर धनात्मक होती है और दूसरे सिरे पर ऋणात्मक होती है। तो माइनस Q 1 माइनस 1 बाई K तथा प्लस Q 1 माइनस 1 बाई K होगी। K का मान जो है 1 से बड़ा है, K का मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब हो गया कि QP का मान हमेशा Q से छोटा होगा। अर्थात जो प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है उस प्रेरित आवेश की मात्रा सदैव उसके ऊपर जो उपस्थित आवेश पहले से है उस आवेश की तुलना में कम होगा। परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए अधिकतम वह वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए अधिकतम वह वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। तो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस की जो है एक विशेष क्षमता होती है कि वह उस क्षमता तक जो है कार्य करेगा। लेकिन अगर जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई जो है बल्ब है और यह 100 वाट के लिए बना हुआ है, 100 वाट 220 वोल्ट के लिए बना हुआ है, ठीक है। अगर इसमें जो है 220 वोल्ट के बजाय अगर 440 वोल्ट की सप्लाई जो है दे दी जाए तो वह उसको पूर्ण रूप से सहन कर सकता है, नहीं कर सकता है। उसकी एक लिमिट है, क्षमता है। इसी तरह से किसी भी परावैद्युत के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे बिना वह वैद्युत भंजन के, मतलब उसका जो इंसुलेशन है बिना ब्रेक हुए वह सहन कर सकता है, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो ई मैक्सिमम जो है ये होता है V ब्रेक बाई D, मतलब कि यह V भंजन और बटा दोनों के बीच की दूरी। तो अब यह भंजक विभवांतर क्या होता है? किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। मतलब कि जब संधारित्र की दो प्लेटों के बीच जो है विभव को हम बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है। तो जब वैद्युत भंजन होने लगता है तो जिस विभवांतर पर होता है उसे हम उसका भंजक विभवांतर कहते हैं। वैद्युत धारिता क्या होती है? कैपेसिटी। तो धारिता से तात्पर्य है धारण करने की क्षमता। धारिता से तात्पर्य है धारण करने की क्षमता। तो किसी चालक की वैद्युत आवेश संग्रहण करने की क्षमता की जो माप होती है उसे वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब कोई भी चालक अपने ऊपर जितना आवेश अक्वायर कर सकता है, अपने ऊपर रख सकता है, वह उसकी जो क्षमता है उसी क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। और किसी चालक को आवेश देने पर उसके वैद्युत विभव का मान उसी अनुपात में बढ़ता है। यानी जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो जैसे जैसे उसका आवेश बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका विभव भी बढ़ता जाता है। तो जो विभव है वह आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Q बराबर CV। C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। और तो जब यह वैद्युत धारिता है तो C का मात्रक जो है Q बाई V यानी कूलाम पर वोल्ट होगा, या इसे जो है फैराडे के नाम पर फैरड माने उनके सम्मान में यह यूनिट का नाम दिया गया फैरड होता है। तथा इसकी बीमा M-1 L-2 T4 A2 होता है। तो ये हो गई धारिता। अब एक फैरड क्या होगा? जो इसकी इकाई है फैरड वह क्या है?
यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी। यानी जब चालक का आवेश बढ़ाया जाता है तो उसका विभव बढ़ता है। तो अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है और उसका विभव अगर 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी। अब फैरड जो है धारिता की बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए छोटे मात्रकों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड मीन्स हो गया 10⁻⁻6 फैरड, नैनोफैरड 10⁻⁹ फैरड, पिकोफैरड, पिकोफैरड जो पीएफ है इसको हम म्यू एफ भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर यह म्यू एफ भी लिखा जाता है। तो म्यू का मतलब 10⁻⁶, म्यू का मतलब 10⁻⁶, तो ये -12 हो गया, यानी पिकोफैरड इक्वल्स टू 10⁻12 फैरड। अब इसके अतिरिक्त धारिता का जो ईएसयू मात्रक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यह मात्रक जो है वह स्टेट फैरड होता है और 1 फैरड का मान 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड होता है। इसी तरह से धारिता का जो ईएमयू मतलब कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसका जो है आयब फैरड होता है, एबी आयब फैरड, और 1 आयब फैरड जो है वह 10⁹ फैरड के बराबर होता है। तो ये धारिता की उपयोग में लाई जाने वाली ईएसयू, ईएमयू तथा माइक्रोफैरड, नैनोफैरड और पिकोफैरड यह यूनिट है। वैद्युत धारिता की निर्भरता और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वैद्युत धारिता एक अदिश राशि है। वैद्युत धारिता एक अदिश राशि है। वैद्युत धारिता का मान सदैव धनात्मक होता है, यानी वैद्युत धारिता ऋणात्मक नहीं होती है। किसी चालक की धारिता चालक के आकार के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक की धारिता चालक के आकार के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर चालक का आकार बड़ा होगा तो उस पे आवेश का जो संग्रहण करने की क्षमता है वह भी अधिक होगी, इसका मतलब उसकी धारिता अधिक होगी। तो चालक की धारिता चालक के आकार के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी चालक की धारिता चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। वह चालक जहां रखा गया है उसके सराउंडिंग, आसपास का जो मटेरियल है, उसका जो माध्यम है, उस माध्यम पर भी वह निर्भर करता है। किसी चालक की धारिता निकट रखे अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करती है। अगर उसके अगल बगल कोई दूसरे चालक भी रखे गए हैं तो आवेश का प्रभाव पड़ेगा। तो यानी चालक की धारिता जो है, अगर आसपास कोई अन्य चालक रखे गए हैं या उपस्थित हैं तो उनकी उपस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन किसी चालक की धारिता चालक के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अब आप कहेंगे ये कैसे? चालक की धारिता चालक के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। Q प्रोपोर्शनल भी होता है, तो जैसे जैसे Q बढ़ाते हैं वैसे वैसे V भी बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम Q बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा उसी अनुपात में, और C बराबर होता है Q/V। इसका मतलब कि Q/V का अनुपात नियत होगा। तो चालक की धारिता चालक के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। किसी चालक की धारिता चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। जैसे वह चालक एल्युमिनियम का है या कॉपर का है या जिंक का है, ठीक है, तो यह उसके पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसका जो एरिया है उस एरिया पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच रखे गए माध्यम पर, इन बातों पर वह निर्भर करती है। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक क्या होगा? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब हो गया कि कोई एक ऐसा चालक है जिस चालक के ऊपर किसी दूसरे चालक का कोई प्रभाव नहीं है, या दूसरे आवेश के, दूसरे कंडक्टर के, या मतलब किसी के वह बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में नहीं है। तो यदि ए त्रिज्या का कोई गोला जिसको Q आवेश दिया जाता है, तो जब कोई आवेश दिया जाता है तो यह पूरा आवेश जो है उस पर एक समान रूप से गोले पर वितरित हो जाएगा। और जब एक समान रूप से गोले पर वितरित हो जाएगा
तो इसका मतलब कि गोले के पृष्ठ पर विभव उत्पन्न हो गया, और यह विभव कितना होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई ए। अगर जो माध्यम है गोले के अंदर का, अगर उसका परावैद्युतांक k है तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई ए। अब चालक की धारिता c बराबर क्यू बाई v होती है, तो अगर इसे वैल्यू पुट करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए होगा, अर्थात c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए। लेकिन अगर यह निर्वात में रखा गया है या वायु में रखा गया है तो इसके लिए k का मान 1 हो जाता है। तो जब k बराबर 1 हो गया तो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, जहां पर a उस गोले की त्रिज्या है। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल देखिए कि हमारी पृथ्वी भी एक गोला के आकार की है तो इलिप्स के आकार की, लेकिन हम मानते हैं गोली आकार की है, और पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो यह भी एक गोला है, तो इसकी भी जो है कुछ धारिता होगी। कितनी धारिता होगी, चलिए फाइंड करते हैं। तो पृथ्वी एक गोलीय चालक है, तो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू 1/9 × 10⁹, और a का मान है 6400 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 से गुणा कर दिया। अब ये 64/9 और ये हो गया 10 टू द पावर, ये 1 2 3 4 5 और नीचे से 9, तो 5 - 9। तो अब 64 को 9 से भाग देंगे तो 7.11 और ये हो गया 10⁻⁴। अब इसको माइक्रोफैरड बनाते हैं। तो माइक्रोफैरड बनाते हैं तो इस दशमलव को दाहिने तरफ खिसकाते हैं तो पावर ऋणात्मक होगा, तो 711 × 10⁻⁶। अब यह -6 जो है माइक्रो हो गया, तो इस तरह से हो गया c बराबर 711 माइक्रोफैरड। अर्थात पृथ्वी की जो धारिता है यह 711 माइक्रोफैरड है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी चालक की धारिता c को q डैश आवेश देने पर विभव v डैश हो जाता है, तो v डैश बराबर q डैश बाई c। किसी चालक की धारिता अगर c है, उसको q डैश आवेश दिया जाता है तो उसका विभव v डैश हो जाता है, तो v डैश का मान हो जाएगा q डैश बाई c। चालक को आवेशित करने में जो कार्य होता है, चालक को आवेशित करने में जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अगर अनंत से किसी आवेश dq डैश को चालक तक लाने में जो कार्य है, अगर वह dw है तो कितना हो जाएगा, v × q, तो v डैश इंटू dq, v डैश इंटू dq डैश हो जाएगा। और v डैश का मान जो है, v डैश का मान q डैश बाई c है इंटू dq। तो चालक को कुल आवेश अगर q दिया जाए तो जो कुल किया गया कार्य है वह कार्य कितना होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो w बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके q 1/c q डैश dq डैश। अब q डैश का क्या हो जाएगा, 1/c को बाहर कर लेंगे तो q डैश का हो जाएगा q डैश स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रख देंगे तो 2 को भी बाहर ले लीजिए, 1/2c बाहर हो गया। अब इसकी लिमिट हो जाएगी q स्क्वायर -0, अर्थात सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 1/2 q स्क्वायर बाई c। तो यह जो किया गया कुल कार्य है, यही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, और स्थितिज ऊर्जा को हम U से दिखाते हैं, तो U बराबर हो गया 1/2 q स्क्वायर बाई c। अब q = c भी होता है, तो अगर पुट कर देंगे तो c स्क्वायर v स्क्वायर होगा, तो एक c कट जाएगा तो ये मिल जाएगा 1/2 cv स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हम c के टर्म में रख लें, c बराबर q बाई v, तो ये पुट करेंगे तो 1/2 qv। तो अब इसमें से अगर q और c दिया गया है तब हम इसे अप्लाई करेंगे 1/2 q स्क्वायर बाई c को, c भी दिया है तो 1/2 cv स्क्वायर, और q भी दिया है तो 1/2 qv का इस्तेमाल करेंगे। आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण, यह एक बॉडी है, इस पर q1 आवेश है और इस पर जो है q2 आवेश है। इसकी कैपेसिटी c1 है और पोटेंशियल v1 है, इसका c2 और v2 है। तो आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, पुनर्वितरण से क्या तात्पर्य है कि अगर इसको एक चालक तार से जोड़ दें तो
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आवेश का जो है प्रवाह होगा। माने अगर Q1 अधिक है Q2 कम है तो आवेश का प्रवाह Q1 से Q2 तक होगा, और यह प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर न हो जाए। तो आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों का जो उभयनिष्ठ विभव होगा, कॉमन पोटेंशियल होगा, कुल आवेश बटा कुल धारिता। कुल आवेश Q1 प्लस Q2, कुल धारिता C1 प्लस C2। Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2 अपान C1 प्लस C2, यानी C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। यह हो गया उभयनिष्ठ विभव। यदि पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों के आवेश क्रमशः Q डैश और Q डैश हो जाते हैं, Q1 डैश और Q2 डैश हो जाते हैं, तो Q1 डैश अपान Q2 डैश ये हो जाएगा C1 अपान C2, क्योंकि दोनों की क्षमता के हिसाब से ही आवेश जो है संग्रहित होंगे। अब अगर आवेशों का पुनर्वितरण हुआ तो आवेश स्थानांतरित होंगे। जब आवेश स्थानांतरित होंगे तो अधिक आवेश से कम आवेश की तरफ जाएगा। तो मान लेते हैं कि डेल्टा Q बराबर Q1 में से Q1 डैश, Q1 था और Q1 डैश हुआ, तो इसका मतलब कि इतना ट्रांसफर हुआ। Q1 बराबर C1 V1, Q1 डैश बराबर C1 V कॉमन पोटेंशियल है। अब इस V के जगह पर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए ये C1 प्लस C2 को कॉमन ले लेंगे नीचे से, तो C1 प्लस C2, ये C1 को भी ले लीजिए, तो C1 और ये कॉमन हो गया। यहाँ से बचेगा आपका C1 प्लस C2 इंटू V1, और यहाँ से बच गया माइनस C1 V1 प्लस C2 V2। अब अंदर वाले को जो है ब्रेक कर दीजिए, तो ये C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस C1 V1 और माइनस C2 V2। ये प्लस C1 V1 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा C2 V1 माइनस C2 V2। तो C2 को भी कॉमन ले लीजिए, तो C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 जो है दोनों का डिफरेंस है। तो जो आवेश स्थानांतरित हुआ डेल्टा Q, यह C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2, इतना आवेश जो है यह स्थानांतरित होगा। अच्छा, अब जब आवेश स्थानांतरित हो रहा है तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास भी होगा या नहीं होगा, तो इसको फाइंड करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब इन दोनों को जोड़ दिया गया है, इन दोनों को ये जोड़ा गया है, तो इसकी ऊर्जा पहले 1/2 C1 V1 स्क्वायर है, इसकी ऊर्जा 1/2 C2 V2 स्क्वायर है। तो चालक के जुड़ने के पहले कुल ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर है। लेकिन जब दोनों चालक को जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा U डैश 1/2 टोटल कैपेसिटेंस यानी टोटल धारिता और गुणे कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, तो 1/2 C1 प्लस C2 V का स्क्वायर। V के जगह पर हम पुट करेंगे जो कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, इसे पुट करेंगे। तो अब यहाँ से अब देखिए C1 प्लस C2 नीचे स्क्वायर होगा, यहाँ पे C1 प्लस C2, तो एक कट जाएगा, तो 1/2 यहाँ से C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर और नीचे मिल जाएगा C1 प्लस C2। अब डिफरेंस निकालना है, तो जो ऊर्जा ह्रास है डेल्टा U, यह U माइनस U डैश, U माइनस U डैश। तो अब इससे जो है वैल्यू पुट करेंगे, तो U का मान है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये वैल्यू हो गई 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। अब यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लीजिए और C1/C2 को नीचे कॉमन ले लीजिए, तो C1 प्लस C2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड करने के बाद आप देखिए ये वैल्यू आती है। अब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से कट जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से ये कट जाएगा, जो बचा उसे हम उतार लेंगे। अब इसमें से हम देख रहे हैं कि C1 C2 तीनों में कॉमन, तो C1 C2 को बाहर ले लिया। अब यहाँ से मिलेगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, यानी ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का फॉर्म हो गया, यानी A माइनस B का होल स्क्वायर। तो ऊर्जा का ह्रास जो है 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और ये डेल्टा V का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अगर V1 बड़ा होगा V2 से
तब भी ये धनात्मक होगा, V2 बड़ा होगा V1 से तब भी ये धनात्मक होगा। यानी हर स्थिति में V1 माइनस V2 स्क्वायर का मान जो है धनात्मक होगा, अर्थात यह जो वैल्यू आएगी यह धनात्मक होगी। और जब यह धनात्मक आएगी तो इसका मतलब है यह ऊर्जा ह्रास को शो करता है। और यह ऊर्जा ह्रास जो है ऊष्मा के रूप में, ऊर्जा ह्रास जो है यह ऊष्मा के रूप में होगी, या फिर जो है स्पार्किंग होती है तो चमक के रूप में यानी प्रकाश के रूप में जो है यह प्राप्त होती है। तो अब ये कह सकते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास सदैव धनात्मक होता